दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी हौसले को बुलंद करे, क्योंकि मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकूं। क्वेश्चन नंबर देखिए, मैंने छोड़ दिया था 51 पे। हम 52 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 2 में आप देख लेंगे, फिर प्रैक्टिस नंबर 3 देखेंगे। आप क्रम वाइज से देख लीजिए। तो यहाँ पे जो दे रखा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। क्या वह हिंदी साहित्य का कालखंड जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है आपके पास। 3, 5, 4 या 6, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किस भाषा में लिखी गई है? अवध, ब्रजभाषा, भोजपुरी या राजस्थानी। ठीक है, देखिए पृथ्वीराज रासो जो है लिखी गई चंद्रबरदाई के द्वारा, और वह लिखी गई है ब्रज भाषा में। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, केवल ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर देंगे। देखिए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन दोनों लोगों ने क्या था, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की? ठीक है, आदिकाल में आदिकाल में खड़ी बोली में रचना किसने पहले की? हाजी मोहम्मद जी थे, विद्यापति या कुशल राय या अमीर खुसरो जी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, देखिए तो आदिकाल में खड़ी बोली में रचना सबसे पहले किए थे वह थे अमीर खुसरो जी। शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? क्या तुलसीदास को, कबीरदास को, चंद्रबरदाई को या विद्यापति को? क्वेश्चन नंबर 56 और 56 का ऑप्शन आपके सामने है, आप जो है बताएंगे। तो ये डी होगा, चंद्रबरदाई को। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना है चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, स्वयंभू कृत पौम चरित्र, फिर पुष्पदंत कृत महापुराण या राम सिंह कृत द्वारा पाहुर दोहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। 4 ऑप्शन। तो हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना जो है वह है ए चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो। कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य आलाखंड, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या प्रिय प्रवास। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 58, तो कहते हैं हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वह पृथ्वीराज रासो है। हिंदी का प्रथम कवि कौन? सहरपाद, चंद्रबरदाई, स्वयंभू या हेमचंद्र जी हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का आप जवाब देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जवाब जो होगा ये होगा, सहरपाद को माना गया है क्या हिंदी का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है? पद्मावत, परमाल रासो, कामायनी, प्रिय प्रवास। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब देंगे। देखिए तो 60 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ए जो है आपका ऑप्शन सही है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य जो है पद्मावत है। 12 मासा का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? 12 मासा का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन आपके पास 4 है, ए बी सी डी। ए है विशलदेव रासो, संदेश रासो, पृथ्वीराज रासो या कुमार रासो। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा वह ए होगा, विशलदेव रासो ब्रह्माशा का वर्णन सबसे पहले, ब्रह्माशा का वर्णन सबसे पहले विशलदेव रासो ग्रंथ में मिलता है। हिंदी गीति काव्य का जनक कौन कवि है? हिंदी के गीति काव्य का जनक कौन कवि है? स्वयंभू जी हैं, विद्यापति हैं, पुष्पदंत हैं या शहरपा जी। क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब देंगे तो ये होगा बी, हिंदी गीति काव्य का जनक माना गया है विद्यापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, तमिल, संस्कृत, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 63, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हिंदी बोली जाती है 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे जो बोली जाती है वह तमिल बोली जाती है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे हुआ? अपभ्रंश से, पाली प्राकृत से, लौकिक संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से। क्वेश्चन नंबर 64, तो देखिए हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है, हिंदी की जननी जो मानी गई है संस्कृत को माना गया है, और जो जन्म हुआ उसको अपभ्रंश से, मतलब तोड़ मरोड़ करके जो टूटा बना हुआ है।
भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? क्या आप उसको राजभाषा रखेंगे, विभाषा रखेंगे, राष्ट्रभाषा रखेंगे या तकनीक की भाषा रखेंगे, मतलब लैंग्वेज यूज की जाने वाली? क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन देंगे, जवाब देंगे। देखिए, तो भारतवर्ष में मैंने बता दिया कि 1967 वाले में कहा गया कि ये राजभाषा का मिलेगा, ठीक है ना। तो 65 में क्या होगा, आपका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। राजभाषा के अंतर्गत हम रखेंगे इसे। नेक्स्ट ये है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत भाषा से बनी हुई है। क्या अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है या पाली है? क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश से बनी कौन? पाली। पाली के बाद प्राकृतिक, प्राकृतिक के बाद आ गई हिंदी बनी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, कुटिल लिपि, खरोष्ठी लिपि या ब्राह्मी लिपि? क्वेश्चन नंबर 67। ऑप्शन जो होगा करेगा अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? तो हम कह देंगे ब्राह्मी लिपि में। भारतीय संविधान में कुल किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ठीक है, भारतीय संविधान में कि किन अनुच्छेद 343 से 351, 443 से लेकर 135, 434 से लेकर के 315 तक या 334 से लेकर 153 तक? क्वेश्चन नंबर 68 का जवाब आप देंगे। तो मैंने बताया कि 343 में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 343 में 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया और उसमें जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो भारतीय संविधान में, ठीक है ना, 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन किया है? संघ की भाषा, पत्राचार की भाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा या हिंदी विकास के लिए? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है ना, देखते हैं। तो देखिए 70 नंबर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस भाषा का वर्णन है? तो हम कह देंगे कि 351 में संघ की राजभाषा। ब्रज भाषा कैसी है? पूर्वी है, बिहारी है, पश्चिमी है या पहाड़ी है? हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 71 का जवाब देंगे। देखिए, ब्रज भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी होगा। मगही किस भाषा में बोली जाती है? उपभाषा है। मगही जो है किस उपभाषा की बोली है? क्या राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है या बिहारी? ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि आप जो है मगही, मगही जो है बिहारी में मगही पान आती है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि जब भी मगही की बात करेगा तो वह बिहार से संबंधित होगा, क्योंकि मगही पान जो है यहाँ का बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब महत्वपूर्ण कह रहे हैं, प्रसिद्ध है। तो बिहारी उपभाषा की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 73 नंबर। हम 73 नंबर दे दिया है आपको कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनः संरचना कब की गई थी? 1952, 54, 53, 56 में? तो देखिए 1956 ईस्वी में, ठीक ना, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी होगा। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? क्या 15 अगस्त था, 14 अगस्त 1949 था, 14 सितंबर था या 26 जनवरी थी? ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 को, देखिए दो ऑप्शन, देखिए 1950 कर दिया, एक 1949 कर दिया, तो आपको राइट आंसर जो होगा वह 1949 होगा। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन किया गया था नागपुर में, मॉरिशस में, ठीक है, नागपुर में किया गया था, मॉरिशस में किया गया था, लंदन में किया गया था या न्यूयॉर्क में किया गया था? ठीक है, तो 75 का आंसर जो होगा वह न्यूयॉर्क में होगा। ठीक है, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? क्या वर्ण है, वाक्य है, शब्द है या ध्वनि है? ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है। ठीक है, और 76 का देखिए, मौखिक भाषा आधारभूत इकाई है, तो जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलने का मतलब क्या हुआ? शब्द हुआ। ठीक है, तभी तो समझेंगे, तो क्या होगा? शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 76, 76 का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। लिखित भाषा की आधार इकाई क्या है? तो जब हम लिखना शुरू करते हैं तो लिख सबसे छोटी आधारभूत इकाई जो मानेंगे हम, क्या मानेंगे? वर्ण मानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम यदि हम कलम लिखना है तो हमें पहले क चाहिए, फिर ल चाहिए, फिर म चाहिए। तो यहाँ पे क्या हम इकाई का मान रहे हैं? वर्ण को ही कर रहे हैं। लेकिन यदि हम शब्द की बात कर लेंगे कि मौखिक भाषा में व्यक्त करें शब्द को, तो हम सिर्फ अ कहेंगे तो अ से हमें कुछ पता नहीं चलेगा। आ कहेंगे तो कहीं ना कहीं हमने अ और डबल अ ले लिया, जैसे अ प्लस अ किया, तब देखिए इसमें आगे हमारे एक शब्द के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जो दिखने को मिलेगा कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई जो होगी वह यहाँ पे क्या होगी? शब्द होगी, और लिखित भाषा की इकाई जो होगी आधारभूत वह वर्ण होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मानक हिंदी, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है ना, कि साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, क्या साहित्यिक पुस्तकों की भाषा है, साधारण बोलचाल की भाषा है, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा है,